कह रहे थे कि एजेंट्स जो होते हैं ना, जो इनहिबिट कर देते हैं, जो एजेंट्स जो होते हैं ना जो इनहिबिट कर देते हैं कॉक्स 1 को, वो कम कर देते हैं बेनिफिशियल इफेक्ट इन प्रोस्टाग्लैंडिन्स के, जिसके नतीजे में गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन भी बढ़ जाती है, डिमिनिश म्यूकस प्रोटेक्शन होती है और जीआई ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है और अल्सरेशन भी। Agents with the higher relative selectivity for the COX-1 may have higher risk for the GI event compared to those with a lower relative selectivity for the COX-1. That is कि यानी कि higher COX-2 की selectivity जिनको हो, तो NSAID जो है हमें फूड के साथ लेनी चाहिए या फ्लूइड्स के साथ, ताकि हम GI अपसेट को डिमिनिश करें। अगर NSAID यूज़ करते हैं पेशेंट में जिनको हाई रिस्क होता है GI इवेंट्स का, तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर या फिर मिसोप्रोस्टोल भी हमने यूज़ करनी चाहिए कंकॉमिटेंटली, ताकि हम NSAID इंड्यूस्ड अल्सर से प्रिवेंट कर सकें। नंबर 2 है एडवर्स इफेक्ट, इसका इंक्रीज रिस्क ब्लीडिंग का, यानी एंटी प्लेटिलेट इफेक्ट। थ्रोम्बोक्सिन A2 बढ़ाता है प्लेटिलेट की एग्रीगेशन, जबकि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है GI2 कम कर देता है इसको। एस्पिरिन इरिवर्सिबली इनहिबिट करेगा COX-1 मेडिएटेड थ्रोम्बोक्सिन A2 की फॉर्मेशन, जबकि बाकी एनसेड रिवर्सिबली इनहिबिट करेंगे प्रोडक्शन थ्रोम्बोक्सिन A2 की। क्योंकि प्लेटिलेट्स जो है ना, उनको न्यूक्लियाई नहीं होता, तो वो सिंथेसाइज नहीं कर पाते नए एंजाइम जब इनहिबिट हो जाते हैं बाय एस्पिरिन, और लैक थ्रोम्बोक्सिन का परसिस्ट करता है सारी ज़िंदगी के लिए ऑफ द प्लेटिलेट 3 से 7 दिन वाली। क्योंकि डिक्रीज थ्रोम्बोक्सिन A2 की प्रोडक्शन, तो प्लेटिलेट की एग्रीगेशन जो फर्स्ट स्टेप होता है थ्रोम्बस के फॉर्मेशन में, वो कम हो जाएगा और एंटी प्लेटिलेट इफेक्ट होगा प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम के साथ। इसी रीज़न के लिए एस्पिरिन हेल्प की जाती है, नहीं दी जाती एटलीस्ट 1 वीक प्रायर टू द सर्जरी। एनसेड्स और बाकी जो अदर देन एस्पिरिन है, वो यूटिलाइज नहीं की जाती है फॉर देयर एंटी प्लेटिलेट इफेक्ट, लेकिन ये स्टिल प्रोलॉन्ग कर देती है ब्लीडिंग टाइम को। नोट करें कि एज एजेंट बिकम मोर COX-2 सिलेक्टिव, दे आर एक्सपेक्टेड टू हैव लेस इफेक्ट ऑन द प्लेटिलेट इनहिबिशन एंड ब्लीडिंग टाइम। एनसेड ऑल्सो ब्लॉक कर देते हैं एस्पिरिन बाइंडिंग साइक्लोऑक्सीजिनेज के साथ, जब उसको हम कॉन्कॉमिटेंटली यूज़ करते हैं। पेशेंट जो एस्पिरिन लेते हैं कार्डियो प्रोटेक्शन के लिए, उनको अवॉइड करना चाहिए कॉन्कॉमिटेंट एनसेड का यूज़ अगर पॉसिबल हो। नेक्स्ट है एक्शन ऑन किडनी। एनसेड प्रिवेंट करते हैं सिंथेसिस प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की और I2 की, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मेंटेनिंग द रीनल ब्लड फ्लो। 36.12 में देखिए, यहाँ पे दिखा है रीनल इफेक्ट एनसेड इनहिबिशन का ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। ये देखें, डिक्रीज स्टेट लीड करेगी इंक्रीज वेज़ोकंस्ट्रिक्टर। देखिए, रीनल डिजीज़ है या कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज, तो डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो होगा। सिरोसिस या नेफ्रोसिस, हार्ट फेलियर, डायबिटिक में भी डिक्रीज ब्लड फ्लो, तो जिसकी वजह से वेज़ोकंस्ट्रिक्शन ज़्यादा होगी, एंजियोटेंसिन 2, कैटेकोलामिन और वेज़ोप्रेसिन बनेगी। अब कोई ट्रीटमेंट ना दें तो फिर रिस्पॉन्स होगा ऑफ रीनल ब्लड फ्लो, और पेशेंट विद ट्रीटेड विद एनसेड तो उसमें वेज़ोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। और इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस नॉर्मली एंटागोनाइज करेगी इंट्रा रीनल इफेक्ट ऑफ वेज़ोकंस्ट्रिक्शन, और इसमें जो है एनसेड्स इनहिबिट करेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस और लीव करेंगे एक्शन ऑफ वेज़ोकंस्ट्रिक्शन अनअपोज्ड। नेक्स्ट है एक्शन ऑन द किडनी। एनसेड्स प्रिवेंट करती हैं सिंथेसिस प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का और प्रोस्टाग्लैंडिन I2 का। प्रोस्टाग्लैंडिन जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मेंटेनिंग द रीनल ब्लड फ्लो। तो डिक्रीज सिंथेसिस प्रोस्टाग्लैंडिन की रिजल्ट करेगी रिटेंशन सोडियम की और वाटर की, और ये एडिमा करवा सकती है कुछ पेशेंट में। पेशेंट जिनको हिस्ट्री ऑफ हार्ट फेलियर या किडनी डिजीज़ की, वो पार्टिकुलरली हाई रिस्क पे होते हैं, तो ये इफेक्ट्स ऑल्सो हैं मिटिगेट करते हैं बेनिफिशियल इफेक्ट एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन के। नेक्स्ट कार्डियक इफेक्ट देखें तो एजेंट जैसे एस्पिरिन को जो विथ वेरी हाई डिग्री COX-1 की सिलेक्टिविटी शो करता है कार्डियोवास्कुलर प्रोटेक्टेड इफेक्ट थॉट है टू बी ड्यू टू रिडक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ थ्रोम्बोक्सिन A2, इसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। एजेंट्स इनको हायर रिलेटिव COX-2 सिलेक्टिविटी होती है, वो एसोसिएटेड है विद इंक्रीज रिस्क कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स का पॉसिबली, क्योंकि वो प्रोस्टाग्लैंडिन I2 की प्रोडक्शन को कम कर देते हैं मेडिएटेड बाय COX-2। इंक्रीज रिस्क इंक्रीज कार्डियोवास्कुलर इवेंट का, इंक्लूडिंग जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन स्ट्रोक होता है, ये सारी निसेड से होता है एक्सेप्ट एस्पिरिन से। यूज निसेड्स का अदर देन द एस्पिरिन डिस्करेज किया गया है पेशेंट्स में जिनको एस्टेब्लिश कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो। फॉर द पेशेंट विद कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जिनमें निसेड ट्रीटमेंट अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो नेप्रोक्सिन अपीयर होता है टू बी लीस्ट लाइकली टू बी हार्मफुल। नेप्रोक्सिन निसेड जो है वो हमें लिमिटेड यूज़ में यूज़ करनी चाहिए टू द लोवेस्ट पॉसिबल डोज फॉर द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन के लिए। अदर साइड इफेक्ट देखें तो निसेड्स इनहिबिटर होते हैं साइक्लोऑक्सीजिनेजेस का, और इसीलिए ये सिंथेसिस प्रोस्टाग्लैंडिन्स की इनहिबिट करेंगी लेकिन ल्यूकोट्राइन्स की नहीं करेंगी। इसी रीज़न के लिए निसेड्स को हमें कॉशन के साथ यूज़ करना चाहिए पेशेंट विद एस्थमा, एज इनहिबिशन ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस शिफ्ट करवाएगी टुवर्ड ल्यूकोट्राइन प्रोडक्शन
और इसीलिए एग्जिबिशन हो जाएगी अस्थमा की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एडवर्स इफेक्ट जैसे कि हेडेक, टिनाइटस, डिजीनेस ये भी हो सकती है। अप्रॉक्सीमेटली 15% जो पेशेंट्स हैं जो एस्पिरिन लेते हैं उनको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो जाते हैं। सिम्टम ट्रू एलर्जी के अर्टिकेरिया होता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, एंजियोएडिमा भी। फैटल एनाफाइलेटिक शॉक रेयर है। पेशेंट विद सीवियर हाइपर सेंसिटिविटी टू एस्पिरिन तो उनको NSAIDs अवॉइड करने चाहिए। ड्रग इंटरेक्शन पे आते हैं तो सैलिसाइलेट जो है ना रफली 80 to 90% प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड एल्बुमिन के साथ जो है वो डिस्प्लेस हो सकती है फ्रॉम द प्रोटीन बाइंडिंग साइट, जिसके नतीजे में कंसनट्रेशन फ्री सैलिसाइलेट की बढ़ जाएगी। अल्टरनेटिवली एस्पिरिन डिस्प्लेस कर सकती है हायर प्रोटीन बाउंड ड्रग्स को जैसे वारफरिन, फेनाइट्रोइन और वेलप्रोइक एसिड को, और इसके नतीजे में हायर फ्री कंसनट्रेशन होगी इन एजेंट्स की। फिगर में देखें ड्रग्स जो इंटरेक्ट करेंगे विद सैलिसाइलेट वो है सबसे पहले देखिए ड्रग इंटरेक्शन विद सैलिसाइलेट लीड करता है एल्टर्ड इफेक्ट ड्रग्स का या फिर मेटाबोलाइट्स का, वो रेड में शोन है। एंटी हेपेरिन या फिर एंटी ओरल कोगुलेंट्स जो हैं उनसे हेमरेज हो सकती है। प्रोबेंसिड से डिक्रीज यूरेट एक्सक्रीशन होगी। बिलिरुबिन, फिनाइट्रोइन, वेलप्रोइक एसिड, थायरोक्सिन और ट्राईआइडोथायरोनिन ये इनसे इंक्रीज प्लाज्मा कंसनट्रेशन लीड करेगी, प्रोलॉन्ग हाफ लाइफ, थेरेपेटिक इफेक्ट और टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट है टॉक्सिसिटी। सैलिसाइलेट टॉक्सिसिटी माइल्ड या सिवियर हो सकती है। माइल्ड फॉर्म को सैलिसाइलिज्म कहते हैं और ये कैरेक्टराइज होती है नोजिया होता है, वॉमिटिंग, मार्क्ड हाइपर वेंटिलेशन, हेडेक, मेंटल कन्फ्यूजन, डिजीनेस, टिनाइटस, रिंगिंग या रोरिंग इन द ईयर्स। जब लार्ज डोज सैलिसाइलेट के एडमिनिस्टर किए जाएँ सीवियर सैलिसाइलेट इंटॉक्सिकेशन हो सकती है। रेस्टलेसनेस, डेलीरियम, हेलुसिनेशन, कन्वर्जेंस, कोमा, रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस और डेथ हो सकती है फ्रॉम रेस्पिरेटरी फेलियर। तो चिल्ड्रन पार्टिकुलरली प्रोन होते हैं टू सैलिसाइलेट इंटॉक्सिकेशन। इंजेक्शन एज लिटिल एज 10 ग्राम एस्पिरिन का डेथ करवा सकता है चिल्ड्रन में। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी। तो मोस्ट NSAIDs प्रेगनेंसी रिस्क कैटेगरी C में है द फर्स्ट 2 ट्राइमेस्टर्स में। नोट करें एसिटामिनोफेन प्रेफर की जाती है अगर एनाल्जेसिक या एंटीपायरेटिक इफेक्ट चाहिए हो प्रेगनेंसी के दौरान। थर्ड ट्राइमेस्टर में NSAIDs जो है वो जनरली अवॉइड करना चाहिए ड्यू टू द रिस्क ऑफ प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस। नेक्स्ट है सिलिकॉक्सिब। ये सिलेक्टिव COX-2 इनिबिटर है और ये सिग्निफिकेंटली ज़्यादा सिलेक्टिव है फॉर द इनिबिशन ऑफ COX-2 देन द COX-1। 36.14 इस फिगर में देखिए इसमें रिलेटिव सिलेक्टिविटी है कुछ कॉमनली यूज्ड NSAIDs की। डेटा शोन जो है वो लोगरिथम है उनके रेशो का ड्रग कंसनट्रेशन टू अचीव 80% ऑफ द इनहिबिशन ऑफ साइक्लोऑक्सीजिनेज IC80। एस्पिरिन जो है वो ग्राफ की गई है IC50 वैल्यू ड्यू टू इट्स शोइंग सिग्निफिकेंटली मोर COX-1 selectivity at low doses and graph using higher concentration dose not accurately reflect the usage or selectivity of the aspirin। इनको मोर COX-2 और इनको ज़्यादा मोर COX-1। अनलाइक द इनहिबिशन ऑफ द COX-1 बाय एस्पिरिन जो कि रैपिड और इरिवर्सिबल होती है, इनहिबिशन COX-2 की जो है वो रिवर्सिबल होती है। थेरापेटिक यूज़ देखें तो सिलिकॉक्सिब अप्रूव की गई है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, अक्यूट माइल्ड टू मॉडरेट पेन। सिलिकॉक्सिब को सिमिलर एफिकेसी होती है टू NSAIDs इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेन। फार्माकोकाइनेटिक्स। सिलिकॉक्सिब रेडिली अब्जॉर्ब होती है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से। ये एक्सटेंसिवली लिवर से मेटाबोलाइज होती है बाय साइटोक्रोम P450 CYP2C9 और ये फीसेस एंड यूरिन में एक्सक्रीट हो जाती है। इसकी 11 आवर्स की हाफ लाइफ है और इसकी ड्रग जो है वंस या ट्वाइस डेली एडमिनिस्टर की जाती है। डोजेज इसका कम किया जाता है मॉडरेट हेपेटिक इम्पेयरमेंट में और सिलिकॉक्सिब जो है वो अवॉइड करनी चाहिए पेशेंट विद द सीवियर हेपेटिक या रीनल डिजीज़ के। एडवर्स इफेक्ट में हेडेक, डिस्पेप्सिया, डायरिया, एब्डोमिनल पेन मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट है। सिलिकॉक्सिब जब यूज़ की जाए विदाउट कंकॉमिटेंट एस्पिरिन थेरेपी तो ये एसोसिएटेड होती है लेस GI ब्लीडिंग और डिस्पेप्सिया से देन अदर NSAIDs। हाउएवर ये बेनिफिट लॉस हो जाता है जब एस्पिरिन ऐड की जाए सिलिकॉक्सिब की थेरेपी में। पेशेंट जो हाई रिस्क पे होते हैं अल्सर के वो रिक्वायर करते हैं एस्पिरिन कार्डियोवास्कुलर प्रिवेंशन के लिए, तो उनको अवॉइड करना चाहिए यूज़ सिलिकॉक्सिब का। लाइक अदर NSAIDs ड्रग को सिमिलर कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स हैं, इवेंट्स हैं और सिलिकॉक्सिब जो है वो हमें पेशेंट जो एलर्जिक होते हैं सल्फोनामाइड्स को उनमें अवॉइड करनी चाहिए। जिनको एनाफाइलेटिक रिएक्शन हो एस्पिरिन को या फिर नॉन सेलेक्टिव NSAIDs may be at the risk for similar effect with celecoxib. Inhibitors
CYP2C9 जैसे कि फ्लूकोनाजोल, फ्लूवास्टेटिन, ये बढ़ा देते हैं सीरम लेवल सेलेकॉक्सिब का। फिगर 36.15 में कुछ थेरेपेटिक एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस मेंबर ऑफ निसेड फैमिली के। ये फिगर इसमें समरी है निसेड्स की, और ये देखिए ये थेरेपेटिक डिसएडवांटेजेस है निसेड के, जो कि हैं जीआई, अपर जीआई की डिस्टर्बेंस जो इन ड्रग्स से होती है सैलिसाइलेट और एसिटिक एसिड से, नॉन पायरेटिक इफेक्ट्स इनसे सैलिसाइलेट से होता है। इसके अलावा वेरी पोटेंट है, ये शुड बी यूज्ड ओनली आफ्टर लेस टॉक्सिक एजेंट्स हैव प्रूवन इनइफेक्टिव, और सीएनएस डिस्टर्बेंस जो है ना इनमें कॉमन होती है। इसके अलावा पोटेंशियल है फॉर इंक्रीजिंग द मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड स्ट्रोक कॉक्स-2 इनहिबिटर्स का। जबकि इनके एडवांटेजेस जो है ये है कि ये लो कॉस्ट होती हैं, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सेफ्टी है, लेस जीआई इरिटेशन होती है देन द एस्पिरिन इसकी, और इसकी जो है हाफ लाइफ परमिट करती है डेली या ट्वाइस डेली डोजिंग इनकी भी, और इन सब की जो है ना लोअर टॉक्सिसिटी और बेटर एक्सेप्टेंस है इन सम पेशेंट। नेप्रोक्सिन कंसिडर की जाती है बाय सम एक्सपर्ट एज वन ऑफ द सेफेस्ट निसेड्स। कॉक्स-2 इनहिबिटर सिलिकॉक्सिब जो है इसकी लेस जीआई इरिटेशन होती है देन द एस्पिरिन। नेक्स्ट है एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन एन एसिटाइल पी अमीनोफिनोल या APAP इनहिबिट करती है प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को सीएनएस के अंदर। तो ये एक्सप्लेन करता है इसका एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़। एसिटामिनोफेन को लेस इफेक्ट होता है साइक्लोऑक्सीजनेज पे इन द पेरिफेरल टिश्यू, क्योंकि पेरिफेरल इनएक्टिवेशन हो जाती है जो अकाउंट करती है वीक इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी। एसिटामिनोफेन प्लेटलेट के फंक्शन को नहीं अफेक्ट करती और बढ़ा देती है ब्लीडिंग टाइम। ये कंसीडर नहीं करनी चाहिए टू बी निसेड। इसका थेरेपेटिक यूज़ ये कि ये सूटेबल है एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक इफेक्ट्स के साथ ऑफ एनसेड्स फॉर दोज पेशेंट जिनको गैस्ट्रिक कंप्लेन हो या रिस्क हो, या जिनमें प्रोलोंगेशन हो जाए ब्लीडिंग टाइम का जो कि डिज़ायरेबल नहीं है, एज वेल एज उनमें जो रिक्वायर नहीं करते एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन निसेड्स का। एसिटामिनोफेन एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक है ऑफ चॉइस फॉर चिल्ड्रन विद वायरल इन्फेक्शन या चिकन पॉक्स ड्यू टू रीस सिंड्रोम का जो रिस्क होता है एस्पिरिन के साथ। अब इनकी फार्माकोकाइनेटिक देखें तो एसिटामिनोफेन अब्सॉर्ब जीआईटी से रैपिडली होती है, सिग्निफिकेंट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ल्यूमिनल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन में हो जाता है और हेपेटोसाइट्स में। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में एसिटामिनोफेन कॉन्जुगेट होती है लिवर के अंदर और इनएक्टिव ग्लूक्रोनाइडेटेड या सल्फेटेड मेटाबोलाइट्स बनाती है। पोर्शन एसिटामिनोफेन का हाइड्रोक्सिलेट होता है ताकि एन एसिटाइल पी बेंजोक्विनोनीन बने, या NAPQ1 हाईली रिएक्टिव मेटाबोलाइट जो रिएक्ट करेगा सल्फ हाइड्रल ग्रुप्स के साथ और कॉज कराए लिवर डैमेज। नॉर्मल डोजेस पे एसिटामिनोफेन के NAPQ1 रिएक्ट करेगा सल्फ हाइड्रल एंजाइम के साथ, सल्फ हाइड्रल ग्रुप ऑफ द ग्लूटाथायोन के साथ रिएक्ट करके, और प्रोड्यूस होता है लिवर से एक नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस बना देगा। 36.16 में देखें तो यहाँ पे ये शोन है मैकेनिज्म एसिटामिनोफेन का। ये है एसिटामिनोफेन, ये इसका सल्फेट, इसका ग्लूक्रोनाइड, यहाँ से साइटोक्रोम-P450 मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेज तो टॉक्सिक इंटरमीडिएट बना, इसकी ग्लूटाथायोन की वजह से थेरेपेटिक डोजेस पे ग्लूटाथायोन आ गया और मेरकैप्टूरिक एसिड बना नॉन टॉक्सिक। जबकि यहीं पे अगर टॉक्सिक इंटरमीडिएट में न्यूक्लियोफिलिक हेपेटिक सेल प्रोटीन्स होंगी तो टॉक्सिक डोजेस पे सेल मैक्रोमोलिक्यूल्स और सेल डेथ हो जाएगी। एसिटामिनोफेन और उसके मेटाबोलाइट यूरिन में एक्सक्रीट होंगे। ये आईवी में भी ड्रग अवेलेबल है और रेक्टल फार्मुलेशन भी है इसकी। एडवर्स इफेक्ट देखें तो नॉर्मल थेरापेटिक डोज पे एसिटामिनोफेन वर्चुअली फ्री है सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट की। लार्ज डोजेस से इसके तो अवेलेबल जो ग्लूटाथायोन है लिवर में वो डिप्लीट हो जाएगा और NAPQ1 रिएक्ट करेगा सल्फ हाइड्रल ग्रुप्स के साथ ऑफ द हेपेटिक प्रोटीन्स, कोवलेंट बॉन्ड बन जाएंगे। हेपेटिक नेक्रोसिस वेरियस सीरियस और पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जो रिजल्ट करेगी इससे। पेशेंट जिनको हेपेटिक डिजीज़ है, वायरल हेपेटाइटिस या अल्कोहलिज्म की हिस्ट्री है तो वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं एसिटामिनोफेन इंड्यूस्ड हेपेटोटॉक्सिसिटी के लिए। N-एसिटाइलसिस्टीन जिसमें सल्फ हाइड्रल ग्रुप्स होते हैं to which the toxic metabolite can bind is an antidote in the case of overdose. एसिटामिनोफेन जो है वो अवॉइड करना चाहिए पेशेंट विद सीवियर हेपेटिक इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट है डिजीज़ मॉडिफाइंग द एंटी रियूमेटिक ड्रग्स। DMARDs ये यूज़ होती हैं द ट्रीटमेंट ऑफ रियूमाटॉइड आर्थराइटिस और ये शोन हुई है कि स्लो करती हैं कोर्स ऑफ डिजीज़ को, रेमिशन को भी इंड्यूस करती हैं और फर्दर डिस्ट्रक्शन ऑफ जॉइंट्स को प्रिवेंट करेंगी एंड इन्वॉल्व टिश्यूज़ को। जब पेशेंट डायग्नोज होता है रियूमेटॉइड आर्थराइटिस से तो DMARDs जो है स्टार्ट करनी चाहिए 3 महीनों के अंदर
ताकि हेल्प करें स्टॉप द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़ एट द अर्लियर स्टेजेस। निसेड्स या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी यूज़ कर सकते हैं ताकि रिलीफ किए जाए सिम्टम्स अगर वो नीडेड हो। चॉइस ऑफ ड्रग देखें तो नो वन DMARD एफिकेशियस है और सेफ़ है हर पेशेंट में, और ट्रायल सेवरल डिफरेंट ड्रग्स के ज़रूरी होते हैं। मोनोथेरेपी इनिशिएट की जाती है विथ एनी DMARD, मेथोट्रेक्सेट, लेफ्लुनोमाइड, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, सल्फसेराजीन फॉर द पेशेंट विथ लो डिजीज़ एक्टिविटी। वो पेशेंट जिनको मॉडरेट टू हाई डिजीज़ एक्टिविटी है या इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स है टू द मोनोथेरेपी, तो कॉम्बिनेशन DMARD थेरेपी का यूजुअली मेथोट्रेक्सेट बेस्ड या फिर यूज़ एंटी TNF का लाइक एडेलीमुमाब, सर्टोलिजुमाब, इटेनिरसेप्ट, गोलीमुबाब एंड इन्फ्लिक्सामाब ज़रूरी होते हैं। फॉर द पेशेंट जिनको इस्टेब्लिश्ड डिजीज़ ज़्यादा है तो यूज़ अदर बायोलॉजिक थेरेपीज़ का जैसे कि एबाटासेप्ट, रिटुक्सिमाब ये कंसीडर की जाती हैं। मोस्ट ऑफ दीज एजेंट कॉन्ट्राइंडिकेट की गई हैं प्रेग्नेंट वुमेंस में। नेक्स्ट है मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट अलोन यूज़ की जाती है या फिर कॉम्बिनेशन थेरेपी में। ये मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट में पेशेंट में जिनको रूमेटॉइड या सोरियाटिक आर्थराइटिस हो। मेथोट्रेक्सेट एक फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट है जो साइटोकाइन के प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है और प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड की बायोसिंथेसिस लीड करेगा इम्यूनोसप्रेसिव और एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट। रिस्पॉन्स जो है ना मेथोट्रेक्सेट का वो 3 से 6 हफ्तों में होगा स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट। ये स्लो करता है अपीयरेंस नए इरोजन्स की विद द इन्वॉल्व जॉइंट्स। अदर DMARD ऐड किए जाते हैं मेथोट्रेक्सेट थेरेपी में अगर कोई पार्शियल या नो रिस्पॉन्स हो टू द मैक्सिमम डोज ऑफ मेथोट्रेक्सेट। डोजेज मेथोट्रेक्सेट के जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस ट्रीटमेंट में होते हैं वो लोअर होते हैं देन दोज इन द कैंसर कीमोथेरेपी, और ये वंस वीकली देते हैं, इसीलिए मिनिमाइज करते हैं एडवर्स इफेक्ट को। कॉमन इनका इफेक्ट जो ऑब्जर्व किया गया साइड इफेक्ट तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में म्यूकोजल अल्सरेशन होती है, एक तो नोजिया होता है, साइटोपिनिया पार्टिकुलरली वाइट ब्लड सेल काउंट का डिप्रेशन, सिरोसिस लिवर की, और अक्यूट नमूनिया लाइक सिंड्रोम हो सकता है विथ क्रोनिक एडमिनिस्ट्रेशन। नोट करें कि टेकिंग ल्यूकोवोरिन यानी फोलिनिक एसिड वंस डेली आफ्टर द मेथोट्रेक्सेट रिड्यूस कर देती है सीवियरिटी एडवर्स इफेक्ट्स की। फॉलिक एसिड जो है वो ऑफ डेज में भी यूज़ की जाती है। पीरियोडिक लिवर एंजाइम टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट और मॉनिटरिंग फॉर द साइन ऑफ इन्फेक्शन रिकमेंड किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हम अर्ली या माइल्ड रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज़ करते हैं। ये मेथोट्रेक्सेट के साथ कंबाइन की जाती है। ये एजेंट ऑल्सो ल्यूपस और मलेरिया में भी यूज़ किया जाता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में अननोन है और ऑनसेट इफेक्ट्स का लेता है 6 हफ्ते से 6 महीने तक। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेस इफेक्ट्स होते हैं लिवर पे और इम्यून सिस्टम पे देन अदर DMARD। हाउएवर ये ओक्यूलर टॉक्सिसिटी करवाती है जो इरिवर्सिबल रेटिनल डैमेज है और कॉर्नियल डिपॉजिट्स भी हो सकते हैं। तो ये CNS डिस्टर्बेंस भी कराती है, GI अपसेट और स्किन डिस्कलरेशन एंड इरप्शंस। नेक्स्ट ड्रग है लेफ्लुनोमाइड। लीफ्लुनोमाइड एक इम्यूनोमोड्यूलेटरी एजेंट है जो कि प्रेफरेंशियली कॉज कराता है सेल अरेस्ट ऑटो इम्यून लिम्फोसाइट्स का थ्रू इट्स एक्शन ऑन द डाईहाइड्रो ओरोटेट डिहाइड्रोजिनेज। एक्टिवेटेड प्रोलिफरेटिंग जो लिम्फोसाइट्स हैं वो रिक्वायर करते हैं कांस्टेंट DNA की सिंथेसिस ताकि वो प्रोलिफरेट करें। पैरामिडिन और जो प्यूरिन है ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं DNA के, और डाईहाइड्रो ओरोटेट डिहाइड्रोजिनेज ज़रूरी होता है पैरामिडिन की सिंथेसिस के लिए। आफ्टर बायो ट्रांसफॉर्मेशन लीफ्लोनोमाइड बनती है रिवर्सिबल इनहिबिटर डाईहाइड्रो ओरोटेट डिहाइड्रोजिनेज का। इस फिगर में देखिए, इसमें साइट ऑफ एक्शन है लीफ्लोनोमाइड की, ये 2 ATP प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फिर कार्बोमाइल फॉस्फेट बना डाईहाइड्रो ओरोटेट, और यहाँ पे ये एक्ट करेगी लीफ्लोनोमाइड जिसकी वजह से ओरोटेट जो है नहीं बनेगा, ना ही आगे पाथवे हुआ। लीफ्लोनोमाइड अप्रूव हुई है ह्यूमेटॉइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में। ये मोनोथेरेपी या कॉम्बिनेशन थेरेपी मेथोट्रेक्सेट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। कॉमन एडवर्स इफेक्ट हेडेक, डायरिया, नोजिया होता है। अनटोवर्ड इफेक्ट वेट लॉस, एलर्जिक रिएक्शन, फ्लू लाइक सिंड्रोम, स्किन रैश, एलोपेशिया, हाइपोकैलीमिया होते हैं, और हेपेटोटॉक्सिसिटी का रिस्क भी होता है। मॉनिटरिंग द पैरामीटर जैसे कि साइन ऑफ इन्फेक्शन,
कंप्लीट ब्लड काउंट और लिवर एंजाइम है। नेक्स्ट ड्रग है माइनोसाइक्लिन। माइनोसाइक्लिन एक टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है जो कि कंसीडर की गई है DMARD। आल्दो माइनोसाइक्लिन जो है वो शोन है कि वो इफ़ेक्टिव है अर्ली रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में, ये जनरली यूटिलाइज नहीं की जाती एज अ फर्स्ट लाइन थेरेपी। माइनोसाइक्लिन हम मोनोथेरेपी की तरह यूज़ करते हैं या फिर कॉम्बिनेशन अदर DMARDs के साथ। फिर है सल्फासेलाजीन। सल्फासेलाजीन भी हम अर्ली माइल्ड रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मीथोट्रेक्सेट के साथ यूज़ कर सकते हैं और या फिर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के साथ। इसका 1 से 3 महीने का एक्टिविटी का ऑनसेट है और ये ल्यूकोपीनिया के साथ एसोसिएटेड है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन ट्रीटिंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस अनक्लियर है। लास्ट है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ये पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, कॉमनली पेशेंट में देते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ताकि हम सिम्टोमेटिक रिलीफ प्रोवाइड करें और ब्रिज करें टाइम अंटिल कि DMARD इफेक्टिव हो। टाइमली डोज रिडक्शन और सेसेशन ज़रूरी होती है ताकि हम अवॉइड करें एडवर्स इफेक्ट जो कि एसोसिएटेड होते हैं विद लॉन्ग टर्म यूज़। नेक्स्ट टॉपिक है बायोलॉजिक थेरेपीज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर जो है वो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस है जो कि पैथोजेनेसिस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होते हैं। जब ये सिक्रीट होते हैं साइनोवियल मैक्रोफेजेस से, तो इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा साइनोवियल सेल्स को स्टिमुलेट करता है कि वो प्रोलिफरेट करें और सिंथेसाइज करें कोलेजिनेज और डिग्रेड कर देते हैं कार्टिलेज को। बोन की रिजर्प्शन को स्टिमुलेट करते हैं और प्रोटियोग्लाइकन की सिंथेसिस को भी इनहिबिट करते हैं। ट्यूमर नेक्रोटिक अल्फा के इनहिबिटर जैसे कि एडेलीमुमाब, सेटोलिजुमाब, इंटानेरसेप्ट, गोलीमुमाब और इनफ्लिक्सिमाब ये शोन हुई है कि ये कम करती हैं साइंस एंड सिम्टम रूमेटॉइड आर्थराइटिस के, प्रोग्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल डैमेज को कम करती हैं और फिजिकल फंक्शन को इम्प्रूव करती हैं। तो क्लिनिकल रिस्पॉन्स इनका 2 हफ्तों में देखा गया है थेरेपी की। एज विद द DMARD डिसीजन के कंटिन्यू करें या स्टॉप करें बायोलॉजिकल एजेंट को, ये ऑफन बनाया जाता है 3 महीनों के अंदर आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ थेरेपी। अगर पेशेंट फेल कर गया थेरेपी के साथ विथ 1 ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा इनहिबिटर, तो ट्रायल डिफरेंट ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा इनहिबिटर से या नॉन ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर बायोलॉजिक थेरेपी जैसे कि एबाटिसेप्ट, रिटुक्सिमाब, टोसिलिजुमाब, टोफासिटिनेब ये अप्रोप्रिएट है। ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा इनहिबिटर एडमिनिस्टर किए जाते हैं विथ एनी अदर ड्रग्स फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस सिवाय नॉन ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर बायोलॉजिक थेरेपीज ड्यू टू इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। पेशेंट्स जो रिसीव करते हैं ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा इनहिबिटर वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं फॉर इन्फेक्शस ट्यूबरक्यूलोसिस और सेप्सिस, फंगल अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन एंड पैनसाइटोपिनिया। लाइव वैक्सीनेशन एडमिनिस्टर नहीं की जाती हैं वाइल ऑन द ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा इनहिबिटर थेरेपी। ये एजेंट हम यूज़ करते हैं कॉशियसली उन पेशेंट में जिनको हार्ट फेलियर हो, एज दे कैन कॉज या वर्सन कर सकते हैं ये प्री एग्जिस्टिंग हार्ट फेलियर को। इंक्रीज रिस्क लिम्फोमा का और अदर कैंसर्स का ऑब्जर्व किया गया विद द यूज़ ऑफ ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा इनहिबिटर्स। कैरेक्टरिस्टिक ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा इनहिबिटर की और बाकी बायोलॉजिक थेरेपीज आउटलाइन है ये बिलो। सबसे पहले एडेलीमुमाब। एडेलीमुमाब जो है ये रिकम्बिनेंट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है जो कि बाइंड करती है ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा के साथ और देर बाय इंटरफेयर करती है एंडोजीनस ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा के साथ। कैसे? बाय ब्लॉकिंग द इंटरेक्शन उसका सेल सरफेस रिसेप्टर के साथ। ये एजेंट इंडिकेट किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मॉडरेट टू सीवियर रूमेटॉइड आर्थराइटिस एज अ आइदर मोनोथेरेपी की तरह या फिर कॉम्बिनेशन विथ मीथोट्रेक्सेट। ये हम सोरिएटिक आर्थराइटिस में भी देते हैं, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस और क्रोहन डिजीज़ में भी। एडेलीमुमाब हम सबकुटेनियसली देते हैं हर हफ्ते या फिर हर दूसरे हफ्ते। इसका साइड इफ़ेक्ट हेडेक, नोजिया, एक ग्रेन्युलोसाइटोसिस, रैश, रिएक्शन एट द इंजेक्शन साइट, इंक्रीज रिस्क इन्फेक्शन का जैसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और साइनोसाइटिस होता है। नेक्स्ट है सर्टोलिजुमाब पिगोल। सर्टोलिजुमाब एक यूनिक ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा ब्लॉकर ही है जिसमें फैब फ्रेगमेंट होता है ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडी का और ये पोटेंट न्यूट्रलाइजर होती है ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा बायोलॉजिकल एक्शन की। ये कंबाइन की जाती है पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल यानी पिगाइलेटेड के साथ और ये हम हर सेकेंड वीक देते हैं आप सबकुटेनियसली इंजेक्शन। तो इसका सिमिलर इंडिकेशन है एडेलीमुमाब की तरह, इसका साइड इफ़ेक्ट भी उसी तरह ही है ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा
इनहिबिटर की तरह। थर्ड ड्रग है इटेनरसेप्ट। इटेनरसेप्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड सॉल्यूबल रिकम्बिनेंट फुली ह्यूमन रिसेप्टर फ्यूजन प्रोटीन है जो ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा के साथ बाइंड करेगी और ब्लॉक करेगी उसका इंटरेक्शन सेल सरफेस के साथ, TNF अल्फा रिसेप्टर्स के साथ, सरफेस रिसेप्टर। तो ये एजेंट अप्रूव हुआ है फॉर द यूज़ इन द पेशेंट जिनमें मॉडरेट से सीवियर रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो, या फिर अकेला देते हैं या कॉम्बिनेशन मेथोट्रेक्सेट के साथ। ये एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस सोरियासिस में दी जाती है। कॉम्बिनेशन इंटेरसेप्ट का और मेथोट्रेक्सेट का इफेक्टिव होता है देन द मेथोट्रेक्सेट या इंटेरसेप्ट अलोन इन रिटार्डिंग द रूमेटॉइड आर्थराइटिस डिजीज़ प्रोसेस, इम्प्रूविंग द फंक्शन एंड अचीविंग रेमिशन। फिगर देखें, इसमें इंसिडेंस है रिमिशन का फ्रॉम द सिम्टम ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस आफ्टर 1 year ऑफ थेरेपी। इंसिडेंस ऑफ रिमिशन इन द पेशेंट रिसीविंग इंटरसेप्ट प्लस मेथोट्रेक्सेट was greater than that found in the patient taking intercept और मेथोट्रेक्सेट alone। परसेंटेज गिवन है। इंटरसेप्ट हम सबकुटेनियस देते हैं हर 2 हफ्ते। ये ड्रग हम अच्छी टॉलरेट होती है, जैसे कि सारे ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा इनहिबिटर से होता है, तो ये इन्फेक्शन का रिस्क मैलिग्नेंसी का बढ़ा सकती है और नए या वर्सनिंग हार्ट फेलियर कर सकती है। नेक्स्ट है गोलीमुमाब। गोलीमुमाब न्यूट्रलाइज कर देती है बायोलॉजिकल एक्टिविटी TNF अल्फा की, उसके साथ बाइंड करके और ब्लॉक करेगी उसका इंटरेक्शन सेल सरफेस रिसेप्टर के साथ। ये कंपाउंड हम सबकुटेनियसली देते हैं once a month इन कॉम्बिनेशन विथ मेथोट्रेक्सेट या फिर नॉन बायोलॉजिक DMARDs के साथ। गोलीमुमाब बढ़ाती है हेपेटिक एंजाइम्स को। रीएक्टिवेशन हेपेटाइटिस बी की हो सकती है क्रोनिक कैरियर्स में। एज विद द अदर TNF अल्फा इनहिबिटर्स, तो ये ड्रग बढ़ाती है मैलिग्नेंसी और सीरियस इन्फेक्शंस का रिस्क। और नेक्स्ट है इन्फ्लिक्सिमाब। ये काइमेरिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो कि ह्यूमन और म्यूरिन रीजन्स की बनी होती है। एंटीबॉडी स्पेसिफिकली ह्यूमन TNF अल्फा के साथ बाइंड करेगी, उसको इनहिबिट करेगी विथ इट्स रिसेप्टर, इनहिबिटिंग द बाइंडिंग विथ इट्स रिसेप्टर। इन्फ्लिक्सिमाब अप्रूव हुई है इन द कॉम्बिनेशन विथ मेथोट्रेक्सेट रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट में जिनको इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स होता है मोनोथेरेपी से ऑफ द मेथोट्रेक्सेट। ये एजेंट हम इंडिकेट नहीं करते मोनोथेरेपी में एज इट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ एंटी इन्फ्लिक्सिमाब